दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन और जर्मर ने एक एक्सपेरिमेंट किया जो हमारे पास था। उन्होंने स्ट्रेट वेव ऑफ जो है इलेक्ट्रॉन नेचर को फाइंड आउट करने के लिए किया था। स्ट्रेट वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो थी उन्होंने उसे स्टडी करने के लिए जो है एक एक्सपेरिमेंट किया, जिससे हमें पता लगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक स्ट्रेट वेव नेचर में ही क्या है आगे बढ़ रहा है। तो इसके लिए जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, सबसे पहले हम उसके ऑपरेटर्स के बारे में या एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में अगर हम बात करें तो उन्होंने टंगस्टन फिलामेंट को यूज़ किया था। तो ये हम मान लेते हैं कि हमारा जो है टंगस्टन फिलामेंट हो गया, उसे हमने क्या अटैच कर दिया बैटरी के साथ। अब हमारा जो सेटअप है वो हम सेट कर लेते हैं। तो ये दोस्तों हमारे पास है कैलविनेटर। कैलविनेटर हमें क्या हेल्प करेगा? कैलविनेटर हमें हेल्प करेगा कि हमें पता लग जाए जो हमारे यहाँ से बीम्स प्रोड्यूस होंगी तो उन्हें क्या है एक नैरो स्लिट में क्या है पास ऑन करेगा, एक नैरो बीम बना देगा, जिससे हमारी जो है कोई लॉस नहीं होगा, कोई भी पावर का लॉस नहीं होगा। तो हम बात करते हैं कि यहाँ से अब हमने बैटरी को क्या है ऑन कर दिया। अब इस फिलामेंट को एक स्पेशल कोटिंग दी जाती है। तो वो स्पेशल कोटिंग जो है हमारे पास किसकी होती है? बेरियम ऑक्साइड की। तो इस टंगस्टन को क्या है स्पेशल कोट करके बेरियम ऑक्साइड के साथ यहाँ पे रखा जाता है और देन फिर बैटरी का हमने क्या है पावर ऑन कर दिया और एक स्ट्रेट बीम जो है ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से बननी शुरू हो जाती है, प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है। देन हम उसे फॉल डाउन करवाते हैं निकल क्रिस्टल पे। तो यहाँ पे जो हमारे पास पड़ा है निकल क्रिस्टल, तो हमने क्या उसे निकल क्रिस्टल पे फॉल डाउन कराना है। जब भी कोई भी चीज़ कहीं पे फॉल डाउन करती है, लाइट फॉल डाउन करती है, तो वो क्या स्कैटर हो जाती है, बिखर जाती है। तो हम क्या लाइट जो बिखरी है उसे हम क्या है एक एंगल के साथ क्या है वेरीफाई कर लेंगे। तो ये दो एंगल हमारे पास क्या है थीटा मान लेते हैं, और ये जो एंगल है हमारे पास जो हम बीम के साथ मान रहे हैं इसे हम क्या मान लेते हैं फाई। तो अब जो हमारे पास अगर हम कैलकुलेट करना शुरू करें तो ये जो हमारे पास बीम्स हैं इसे डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या है डिटेक्टर लगा होता है कि ये बीम कहाँ तक जो है जा रही है। तो ये उसने इसे आइडिया कैसे लगाया, उसने क्या है यहाँ पे एक ग्राफ्स प्लॉट किए। ग्राफ्स क्या थे हमारे पास, उस यहाँ पे हर बार जो है हम प्रोड्यूस हो रहे थे। मैं 4 ग्राफ्स जो है यहाँ पे पहले बना लेता हूँ, फिर हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये ग्राफ फर्स्टली जो है दोस्तों याद रखना कि ये सारे ग्राफ क्या हैं हर बार किस पे बन रहे हैं 50 डिग्री के एंगल पे ही जो है ये ग्राफ्स बन रहे हैं। और इसका हम्प क्या है जो ये हम देख रहे हैं कि ये जो हम्प है ये हर बार क्या है चेंज हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, और एक पॉइंट आ जाता है कि जहाँ पे ये हम क्या है घट जाता है। तो वो पॉइंट क्या है, वो वोल्टेज क्या है, तो उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। तो ये हमारे क्या है 4 ग्राफ्स हो गए। इसमें से देखिए यहाँ पे ग्राफ 1 में हमारे पास हम कम है, 2 में थोड़ा सा और बढ़ा, 3 में और बढ़ा, और फिर 4th पे आके क्या है कम हो गया। ये ग्राफ बन किस पे रहा है? ये ग्राफ हमारे पास बन रहा है इंसिडेंट बीम और वोल्टेज के बीच। अगर हम वोल्टेज क्या है 44 वोल्ट रखते हैं तो 50 डिग्री के एंगल पे हमारे पास जो है हम बनता है। तो ये हमारे पास स्कैटरिंग एंगल जो है हर बार क्या हो गया 50 डिग्री। तो हमारे पास स्कैटरिंग एंगल की अगर हम बात करें, स्कैटरिंग एंगल हमारे पास क्या है 50 डिग्री, हर बार क्या सेम रहेगा। उसके बाद साइज़ ऑफ हम क्या है हमारे पास इंक्रीज़ कर रहा है 48 वोल्ट पे भी और 54 वोल्ट पे भी। 54 वोल्ट क्या है हमारे पास मैक्सिमम हम्प जो है बनता है, इसके बाद जो है हम्प डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। 54 के बाद अगर हम 62 वोल्ट की बात करें तो उस पर क्या है हमारे पास जो है हम्प डिक्रीज़ हो जाता है। अब ये होगा कैसे, इसकी अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो हम क्या ऐसे मैथमेटिकली जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हम एक्सप्लेनेशन मैथमेटिकली बात करें, द सिलेक्टिव रिफ्लेक्शन, हमने जो सिलेक्टिव लें 54 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास था एट 50 डिग्री इज़ ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है हमारे पास आई थी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अकॉर्डिंग जो है ये हमारे पास रीडिंग आई है। इसमें हमारे पास जो है एटम्स जो हैं इरेगुलरली स्पेस्ड पड़े हुए हैं निकल क्रिस्टल के। अगर रेगुलरली स्पेस्ड पड़े हुए हैं तो यहाँ पे हम क्या है ब्रैग्स लॉ लगा सकते हैं। ब्रैग्स लॉ हमारे पास का क्या था,
2D साइन जेड डी साइन थीटा एन डी साइन थीटा ये हमारे पास अलग अलग थे, तो हम क्या एन डी ही लगा लेते हैं। एन डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो हमारे पास था ये फॉर्मूला। अगर हम बात करें तो हमारे पास ये क्या है, तीनों एंगल स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं और स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स का सम क्या होता है हमारे पास 180 डिग्री। तो हमारे पास इनका सम क्या आ गया 180 डिग्री। दो थीटा है तो 2 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 5 और थीटा हमारे पास क्या आ गया 180 डिग्री माइनस 5/2। और हमारे पास फाई एंगल जो है हर बार क्या चल रहा है दोस्तों 50 डिग्री। तो हमारे पास अगर हम इसे सॉल्व करते हैं 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री बाई 2 तो हमारे पास एंगल क्या आ रहा है 65 डिग्री। अगर ये 65 डिग्री है तो n हमारे पास ऑलवेज भी क्या था 1, तो हमारे पास उससे d क्या आ गया 0.91 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो अगर हम इन सभी इक्वेशंस को यहाँ पे पुट कर लेते हैं तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे जेड ही ले लेते हैं क्योंकि एन एन सेम हो जाएगा, तो जेड लेके चलते हैं। तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, लैम्डा हमारे पास आ जाएगा 1.65 आर्मस्ट्रॉन्ग। अगर लैम्डा ये है तो हमारे पास लैम्डा का जो सोल्यूशन था, लैम्डा का सोल्यूशन हमारे पास क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 और √54 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया 1.65 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब हमारे पास अगर ये हो रहा है तो हमारे पास हम क्या कह सकते हैं कि पार्शियल और प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली जो हमारे पास रिज़ल्ट है अकॉर्डिंग्स विद ईच अदर, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर है वो हमारे पास स्ट्रेट वेव नेचर ही फॉलो कर रही है कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास ऑलवेज भी क्या है एक स्ट्रेट नेचर को फॉलो कर रहा है। ब्रैग्स लॉ हमें यही इंटरप्रेट करता है कि जो स्ट्रेट लाइंस आ रही हैं वो स्ट्रेट लाइन में क्या है रिफ्लेक्ट करती हैं। तो ब्रैग्स लॉ अगर हम यहाँ पे फॉलो करवा रहे हैं और वो फॉलो कर भी रहा है तो हमारे पास स्ट्रेट वे से आ जाता है कि हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन की स्कैटरिंग भी क्या है स्ट्रेट वेव नेचर में हो रही है। अगर हम इसके और रिजल्ट्स की बात करें तो हमारे पास एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर मूविंग विद सेम स्पीड हैज़ विच वन हैज़ ग्रेटर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। कि अगर हमारे पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं तो किसकी जो है ग्रेटर स्पीड होगी, डी ब्रॉगली के हिसाब से किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। तो दोस्तों हमारे पास वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन से, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी क्या है सेम फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन। उसके बाद अगर हम बात करें अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ विच पार्टिकल इज़ मूविंग फास्टर, कि इन दोनों में से फास्टर कौन सा मूव करेगा। तो हमारे पास इसी रिज़ल्ट के साथ ही हमारा नेक्स्ट रिज़ल्ट बन जाता है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, कि हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन से ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगा। अगर हम बात करें कि काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा है तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आप खुद इमेजिन करने की कोशिश करिए किसकी ज़्यादा होगी। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, तो अगर हम सेम लेके चलते हैं तो हमारे पास फिर किसका ज़्यादा होगा। अगर हम वेवलेंथ की बात करें, अगर एनर्जी दोनों को सेम प्रोवाइड कर दी जाए तो फिर हमारे पास किसकी ज़्यादा होगी। फिर भी हमारे पास रिज़ल्ट क्या रहेगा कि हमारे पास वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ ग्रेटर देन किससे रहेगी, वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन। अगर टोटल एनर्जी की बात करें, टोटल एनर्जी हमारे पास किसकी ज़्यादा होगी, तो ये हमारे पास विच वन है ग्रेटर टोटल एनर्जी। तो हमारे पास इसका रिज़ल्ट क्या होगा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की ही एनर्जी क्या है ज़्यादा होगी एज देन ऑफ प्रोटॉन्स। तो हमारे पास E हमारे पास किससे ग्रेटर देन होगा, EP के साथ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी हमारे पास किससे ज़्यादा होगी, प्रोटॉन से ज़्यादा होगी।